Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the metamorphosis कि कैसे हमारे अडल्ट स्टेज बनती है, एक पूरी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हमारी होती क्या है? ये हार्मोनल रिएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। ये हम सबको पता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसी की वजह से हमारे अंदर जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लार्वल स्टेज जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। यानी कि ये देखा गया है कि एम्ब्रियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, लार्वल स्टेज बहुत डिफरेंट होगी, और उससे कम्प्लीटली डिफरेंट जो है उसकी अडल्ट स्टेज होती है। तो ये किस वजह से होती है? हमारे मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्पेसिफिक हार्मोन्स रिएक्टिवेट होते हैं। तो जब वो हमारे हार्मोन्स रिएक्टिवेट होते हैं तो वो ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है किस स्टेज में, उस अकॉर्डिंग जो है वो उस स्टेज में उसको प्रेजेंट कराते हैं। तो इसलिए जो हमारे स्टेजेस होते हैं, लार्वल स्टेज से अडल्ट स्टेज कम्प्लीटली डिफरेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसी वजह से होती है कि हमारे हार्मोन्स इंश्योर करते हैं कि इस चीज़ की हमें अब ज़रूरत है या नहीं है। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, आइदर इट इज़ इन अ मॉर्फोलॉजिकल वे, फिजियोलॉजिकल वे, बिहेवियरली, मतलब वो बिल्कुल चेंज हो जाता है अपनी न्यू एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि उसको कहाँ एग्जिस्ट करना है एडल्ट स्टेज में, उस अकॉर्डिंग जो उसके अंदर वो चेंजेस लाए जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल इफेक्ट कर देते हैं, मतलब एक न्यू रूप दे देते हैं उन्हें, न्यू फेस दे दिया उन्हें। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टाइम के साथ साथ वो कहाँ रह रहे हैं, इसलिए जो है मेटामॉर्फोसिस जो है वो होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस के बारे में। एम्फीबियन नेम्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो मेटामॉर्फोसिस करा सकते हैं। यानी कि हम एम्फीबियंस के ऊपर इतनी रिसर्च क्यों करते हैं? सिर्फ इसी वजह से कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मेटामॉर्फोसिस कराते हैं। तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, देखो लार्वल स्टेज में तो सिर्फ वो वाटर में ही सर्वाइव करना है, लेकिन जैसे जैसे उनकी अडल्ट स्टेज आती है तो उन्हें टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस में भी सर्वाइव करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की कंडीशन को फेस करने के लिए ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाए जाते हैं, जिससे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिपेयर हो जाए, अगर उसको कहीं टेरेस्ट्रियल पे भी सर्वाइव करना पड़े तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सके। जैसे कि हमारे फ्रॉग्स हैं, टर्टल्स हैं, ये हमारे वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए। लार्वल से जब ये अडल्ट बने तो इनके अंदर चेंजेस आए। अब हम यूरोडॉल्स की बात करें, यूरोडॉल्स जो हमारे एम्फीबियंस की स्पीशीज है अलग, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे क्या चेंजेस आएंगे कि इनकी जो टेल फिन है वो कम्प्लीटली रिजॉर्ब कर दी जाएगी। यानी कि वो अंदर इनकी बॉडी के अंदर रिजॉर्प्शन हो गई उसकी, एक्सटर्नल गिल्स जो है इनके उनको डिस्ट्रक्ट करा दिया। स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, स्किन स्ट्रक्चर में। तो ये चेंजेस लाए जाते हैं जब ये अडल्ट स्टेज में आते हैं। अगर हम एन्यूरन्स की बात करें, एन्यूरन्स में भी जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होते, क्योंकि इनका हर एक ऑर्गन जो है वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराता है अपने अंदर। तो इसलिए जो इनके चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं माने गए। तो ये चेंजेस ला कौन रहा है? ये हमारे थायराइड हार्मोन जो है वो इनका इनिशिएशन कराते हैं मेटामॉर्फोसिस का। जैसे कि हमारे T4 और T3 जो हार्मोन है वो इनका जो है वो इनिशिएशन कराते हैं मेटामॉर्फोसिस का। ये हार्मोन्स हमारे 4 वेज में ही एनकाउंटर करेंगे किसी भी ऑर्गन को। मतलब अगर ये किसी ऑर्गन पे एक्ट कर रहे हैं तो ये उसके 4 ही रिजल्ट दे सकते हैं। या तो ये उसकी ग्रोथ करा देंगे, या ये उसको कम्प्लीटली डाई करा देंगे, मतलब उनकी डेथ करा दी, या फिर ये उसकी थोड़ी बहुत रीमॉडलिंग कर देंगे कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस लाके ये सर्वाइव कर सकता है अडल्ट स्टेज में। या फिर उसको एक प्रॉपर स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई अब तेरा सिर्फ यही काम है, तू और कुछ नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये 4 चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं किसी भी ऑर्गन के अंदर। अब इनमें कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एम्फीबियंस में, वो पढ़ते हैं हम। T3 जो है हमारा वो किसी भी मतलब क्या कराता है कि उसको ऑर्गन को एक स्पेसिफिक फॉर्म दे देता है कि हाँ उसने तुमने यही काम करना है। जैसे हम कि हमारी आई है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन और आईलिड जो हमारे इमर्ज होते हैं वो हमारा T3 हार्मोन ही जो है वो करता है, मतलब वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाने में जो है वो हेल्प करता है।
अगर हमारी प्रोलिफरेशन कैसे होती है, मतलब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और आईलिड इमर्ज कैसे हो रही है, हमारी प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होगी कुछ नए न्यूरॉन्स की, जो कि इन ऑर्गन्स को बनाने में जो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इसकी एक्टिविटी ब्लॉक कर दी, T3 हार्मोन की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो गई किसी वजह से, तो क्या होगा, ये न्यूरॉन्स फॉर्म नहीं होंगे। ये न्यूरॉन्स फॉर्म नहीं होंगे तो हमारा पैरालिसिस ऑफ लिम्स जो है वो हो सकता है एम्फीबियंस में, क्योंकि उनकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, आईलिड नहीं इमर्ज हो पाएंगे, तो उनको ये डिजीज हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब। तो T3 क्या कराता है, ये हर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को जो है वो देखता है कि वो फॉर्म्ड हो, लेकिन ये कुछ लार्वल जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उनको डाई भी कराता है, यानी कि जो हमारे नई ज़रूरत अडल्ट स्टेज में उनको क्या करा देगा, ये डाई करा देगा। लेकिन कुछ को ये रीमॉडल भी करा देता है, जो हमें अडल्ट स्टेज में ज़रूरत है उनको ये रीमॉडल करा देगा, मतलब कुछ को डाई करा देगा, कुछ को रीमॉडल करा देगा। जैसे कि हमारा लावल इंटेस्टाइन होता है, वो हमारे शॉर्ट इंटेस्टाइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। वो किस लिए, ताकि वो अपने कार्निवोरस डाइट को जो है वो डाइजेस्ट करा सके, क्योंकि लार्वल स्टेज में तो ये वो सिर्फ प्लांट मटेरियल खा रहा है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट स्टेज में आएगा तो वो कार्निवोरस डाइट भी ले सकता है। तो उस चीज़ को डाइजेस्ट कराने के लिए वो लार्वल इंटेस्टाइन को शॉर्ट इंटेस्टाइन में जो है वो कन्वर्ट करा देता है, जिससे कि वो कार्निवोरस डाइट भी डाइजेस्ट कर सके, और अगर प्लांट मटेरियल भी खा रहा है तो वो उसे भी डाइजेस्ट कर सके। तो ये T3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो लाता है। कैसे लाता है, वो हमारे न्यू सेट ऑफ प्रोटीन्स जो है वो एग्जिस्टिंग सेल्स में जो है वो इंड्यूस करा देता है, उनकी फॉर्मेशन करा देता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बायोकेमिकल चेंज आते हैं हमारे लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में जो है वो चेंज देखा जाता है। लीवर जो है वो एंजाइम सिक्रीट कराने लग जाता है, जो कि हमारे यूरिया को बनाने में हेल्प करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया, इनको क्रिएट कराने में जो हमारी हेल्प करते हैं, उन एंजाइम को वो सिंथेसाइज कराने लग जाता है। T3 जो है वो इस चीज़ को इंड्यूस कराता है कि सिर्फ हमारे वही जो जीन्स है एक्सप्रेस हो जो हमारे यूरिया साइकिल जीन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो ना हो जो अमोनिया सिंथेसाइज कराते हैं। यानी कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि हमारे सिर्फ यूरिया साइकिल वाले जो जीन्स है वही एक्टिवेट हो, अमोनिया सिंथेसाइज वाले एक्टिवेट ना हो। तो वो क्या कराता है, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिलीज कराता है, जो इस चीज़ को देखते हैं कि सिर्फ हमारे यूरिया साइकिल वाले जीन्स जो है वही जो है वो हमारे एक्टिवेट हो, बाकी सब सप्रेस हो जाए। हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते कि कौन कौन से हार्मोन्स इनको कंट्रोल करते हैं। हमने पढ़ ही लिया है कि इसमें मेनली हमारे थायराइड हार्मोन्स का ही फंक्शन है। तो जब थायराइड हार्मोन का ही मेन फंक्शन है तो उनकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी मेटामॉर्फोसिस, कि किस तरह की कंसंट्रेशन हमारी प्रेजेंट है थायराइड की, उस अकॉर्डिंग जो हमारी वो मेटामॉर्फोसिस होती है। तो इस ऑब्जर्वेशन को दिखाने के लिए कंसंट्रेशन वाली एक मॉडल भी दिया गया था, दैट इज आर थ्रेशोल्ड मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी यही था कि जो हमारे इवेंट्स हैं मेटामॉर्फोसिस के, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है थायराइड हार्मोन की। मतलब हर एक डिफरेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट इवेंट्स जो है हमारे वो परफॉर्म्ड होते हैं। इस मॉडल ने ये शो करा कि जो हमारे मेटामॉर्फोसिस के जो इवेंट्स हो रहे हैं एम्फीबियंस में, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं जैसे जैसे हमारा हार्मोन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर लो हार्मोन कंसंट्रेशन है तो मेटामॉर्फोसिस इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे करके हाई होती जा रही है तो जो हमारी मेटामॉर्फोसिस की इवेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ये चीज़ जो है वो इस मॉडल ने शो करी। मेटामॉर्फोसिस चेंजेस आते कैसे हैं, सबसे पहले तो हमारी सिक्रीशन होगी T4 की ब्लड में बाय दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हमारी वो सिक्रीशन कराएगा T4 की। फिर ये जो T4 है ये हमारे मोर एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट होता है, दैट इज आर T3। फिर हम ये T3 जो है टारगेट टिश्यू पे जाएगा और उसकी डिग्रेडेशन कराना स्टार्ट करेगा। अब ऐसा क्यों है कि T3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि T3 जो है हमारे उसके पास ज़्यादा ग्रेटर एफिनिटी है बाइंड करने की, यानी कि T4 से मोर इजीली जो है वो T3 बाइंड कर सकता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर पे, इसलिए जो है वो T3 में कन्वर्ट कराए जाते हैं। T3 हमारा रिसेप्टर्स को मतलब जब वो अगर हमारे रिसेप्टर्स पे लग गया, T3 बाइंड कर गया, तो वो उनको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट कराएगा कि वो जीन एक्सप्रेशन कराए, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन होगा तभी चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से T3 जो है हमारे वो रिसेप्टर्स पे जाके उनके अंदर चेंजेस लाता है, फिर जीन एक्सप्रेशन होता है। तो ये जो हमारी लेवल है T3 और TR की, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है मेटामॉर्फिक रिस्पॉन्स को देखने के लिए। अगर हमें किसी भी ऑर्गन में मेटामॉर्फिक चेंजेस देखने हैं तो इनका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ये मेंटेन रहे हमारा लेवल। तो जो हमारी कंसंट्रेशन है
वो कौन रेगुलेट कर रहा है T3 की? T4, क्योंकि जब तक T4 नहीं सिक्रीट होगा तब तक T3 में वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली T4 जो है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है। अगर T4 नहीं होगा तो T3 भी नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, कि इंसेक्ट में हमारी मेटामॉर्फोसिस कैसी होती है। इसमें भी वही हमारे लार्वल टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन होगा या फिर उनकी रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी बाय द एंटायरली डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, की बिल्कुल डिफरेंट पॉपुलेशन हमने सेल्स की ले ली और उनको जो है उनको डाल दिया अडल्ट स्टेज में। तो ये हमारी इसमें मोल्टिंग होगी, शेडिंग होगी उनके क्यूटिकल्स की, मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्यूटिकल उनकी मोल्टिंग और शेडिंग होती है, जिससे कि वो लार्वल से हमारे अडल्ट स्टेज में जो है वो बनते हैं। इसमें 3 मेजर पैटर्न देखे गए हैं इंसेक्ट डेवलपमेंट में। सबसे पहला आता है हमारा एमाटाबॉलस इंसेक्ट। एमाटाबॉलिक इंसेक्ट कौन से होते हैं? इसमें हमारी कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो इसमें देखी गई है। जैसे ही हमारा एग जो है वो हैच करेगा उसकी प्रोनिम्फ स्टेज आएगी। इसके बाद क्या होगा कि जब प्रोनिम्फ स्टेज क्या करेगी, ये हमारे एग को जो है वो बाहर निकलने में हेल्प करेगी कि वो हैच करे और एग निकले हमारा। जब ये होगा तो मतलब जब आउट हो जाएगा एग, मतलब प्रोनिम स्टेज उसकी हो गई, तो उसके बाद वो एक स्मॉल अडल्ट की तरह लगता है जो धीरे धीरे जो है वो ग्रो करता है, जैसे जैसे हमारी मोल्टिंग्स की स्टेजेस होती हैं वो ग्रो करता है एक अडल्ट में। सेकेंड जो पैटर्न देखा गया है वो होता है हमारा हेमीमेटाबॉलस इंसेक्ट। हेमीमेटाबॉलस इंसेक्ट में क्या है, इसमें हमारी जब प्रोनिम स्टेज होगी उसके बाद इंसेक्ट जो है एक इमेच्योर अडल्ट में देखा जाता है, जिसे हम बोल देते हैं निम्फ। इसमें क्या होगा कि विंग्स हमारे रूडिमेंट होंगे, यानी कि प्रेजेंट होंगे लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे, वो भी फंक्शन प्रेजेंट है पर फंक्शन नहीं कर रहे ढंग से। और भी अडल्ट स्ट्रक्चर है, तो ये सब प्रेजेंट है लेकिन फंक्शन नहीं करे, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे मैच्योर होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी मोल्टिंग होती रहेगी तो ये मैच्योर होते जाएंगे और एक अडल्ट में जो है वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। थर्ड आता है हमारा होलोमेटाबॉलस इंसेक्ट। इसमें हमारी कोई प्रोनिम स्टेज नहीं है, सीधा जुवेनाइल जो है हमारे वो एग को हैच कराएगा और लार्वल स्टेज में जो है उसको दे देगा। लार्वा स्टेज जो है फिर हमारे सीरीज ऑफ मोल्ड्स बनाएगी और उसको लार्जर बनाएगी लार्वा को। तो ये जो स्टेजेस होती है हमारी लार्वल मोल्ड्स की, इन्हें हम बोल देते हैं इंस्टार्स। मतलब कि जो हमारी सीरीज हो रही हैं, जैसे जैसे मोल्टिंग हो रही है, एक मोल्ट हुई, 2 मोल्ट हुई, तो उनको हम इंस्टार्स बोल रहे हैं। ये जो इंस्टार्स है हमारे स्टेप वाइज फैशन में ग्रो करते हैं, यानी कि जो इनका प्रीवियस होगा उससे लार्जर जो है ये ग्रो करेंगे। ये नहीं कि एक काफी छोटा है फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, नहीं, एक स्टेप वाइज फैशन में ये ग्रो करेंगे, अपने प्रीवियस वाले से थोड़ा लार्जर ही जो है ये ग्रो करेंगे। तो जब हमारा फाइनल इंस्टार हो जाता है उसके बाद लार्वा जो हमारा वो मेटामॉर्फिक चेंजेस लाता है, फिर वो प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से अडल्ट आता है। तो हमारे हार्मोनल कंट्रोल कौन कौन से हैं, जैसे हमारे उसमें थे एम्फीबियंस में, ऐसे ही हमारे इंसेक्ट के भी हार्मोनल कंट्रोल होते हैं मेटामॉर्फोसिस के। तो इसके 2 इफेक्टर हार्मोन्स जो है वो देखे गए हैं। एक तो हमारा स्टेरॉइड 20 हाइड्रोक्सी एसाइडोसोम, दैट इज आर 20E। दूसरा जो है वो है हमारा लिपिड जुवेनाइल हार्मोन। तो 20E क्या करेगा, ये हमारे मोल्ड्स जो हमारी स्टेजेस हो रही हैं उनके साथ ये इनिशिएट और कोऑर्डिनेट करेगा, जिससे कि हमारे जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट हो, कि जैसे जैसे हमारा मोल्ड चेंज हो उस अकॉर्डिंग जो है वो जीन एक्सप्रेस हो। तो जेएच क्या करेगा, जेएच इस एक एसाइडोसोम इंड्यूस्ड जो है हमारा वो हार्मोन होता है, मतलब वो एसाइडोसोम के फंक्शन को स्टॉप कराएगा, तो उसको जो है वो प्रिवेंट करता है कि वो रिलीज ना हो, जिससे कि हमारे जीन एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते रहें। तो इसकी जो प्रेजेंस है वो इंश्योर करती है कि जो नेक्स्ट इंस्टार है वो लार्वल स्टेज ही आएगी, कोई प्यूपा या अडल्ट नहीं आएगा। मतलब जब तक ये दोनों सिक्रेट होते रहेंगे तब तक हमारा वो इंस्टार्स में ही चलता रहेगा, कोई प्यूपा और अडल्ट नहीं बनेगा। तो ये मोल्टिंग प्रोसेस कहाँ इनिशिएट होती है, हमारी ब्रेन में जो है ये इनिशिएट होती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हमारा वो एक हार्मोन रिलीज कराते हैं, डेट इज आर प्रोथोरासिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोथोरासिकोट्रोपिक हार्मोन दैट इज आर PTTH। ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जो कि हमारी मोल्टिंग कराता है। रिस्पॉन्स करेगा ये हमारे न्यूरल हार्मोनल एनवायरमेंटल चेंजेस को, कि किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो है वो मोल्टिंग होगी, कि हाँ अब हमें इंस्टार्स छोड़ के अब हमें प्यूपा और अडल्ट बनना है, तो वो ये हार्मोन देखता है। तो ये था हमारा मेटामॉर्फोसिस। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड